Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now पैरेलल और करंट रेजोनेंस. इसमें क्या होता है, जब भी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो एक कंडीशन अचीव होती है. उस कंडीशन में हम बोलते हैं इसको करंट रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस या एंटी रेजोनेंस. ठीक, तो पैरेलल रेजोनेंस को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल केस लेके चल रहे हैं जिसमें कॉइल और कंडेंसर दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है. कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस L ले लिया, कंडेंसर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस C ले लिया, और क्योंकि प्रैक्टिकल केस है तो दोनों के साथ हम सीरीज रेजिस्टेंस अटैच कर रहे हैं. दैट मीन्स R1 विद L, R2 विद C. ओके, नाउ एज यू कैन सी R1L इज़ द सीरीज RL सर्किट, R2C इज़ द सीरीज RC सर्किट. दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है. तो इम्पीडेंस क्या होगा R1L का, लेट्स से इट इज़ Z1, R2C का इम्पीडेंस लेट्स से इट इज़ Z2. और you know the trick of civil, so we can determine the phase angle accordingly. So let's say phase angle phi 1 is for R1L series circuit and phase angle phi 2 is for R2C series circuit, right? अब इस सर्किट के लिए हमें एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है जिसके बेसिस पे फिर हम पैरेलल रेजोनेंस को एनालाइज करेंगे. तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपको पता है जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका पहले हम रेफरेंस फेजर में लेंगे. यहाँ पे V कांस्टेंट रहेगा, तो ये फेजर V ड्रॉ किया. अब R1L सीरीज सर्किट में देखो करंट I1 फ्लो हो रही है और R2C सीरीज सर्किट में I2 फ्लो हो रही है. तो I1 विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V क्या होगा, लैगिंग होगा. तो यहाँ पे मैं फेजर I1 बनाता हूँ जो लैग कर रहा है phi 1 एंगल से विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V, राइट. नाउ व्हाट अबाउट I2? I2 लीड कर रहा है बाय द फेज एंगल phi 2, राइट, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V. एंड क्योंकि रेजोनेंस का केस है तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, पूरा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा. तो जो नेट करंट I होगा वो फेज में होगा वोल्टेज V के. तो इसलिए नेट करंट I मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो सेम फेज में होगा वोल्टेज V के. ठीक, नेक्स्ट अब आपको ये करना है करंट I1 और करंट I2 दोनों के कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं. तो जो कंपोनेंट है I1 cos phi 1 ये सेम फेज में होगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V, और I1 sin phi 1 90 डिग्री लैगिंग में होगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V, राइट. सिमिलरली I2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे, I2 cos phi 2 वोल्टेज V के फेज में होगा एंड I2 sin phi 2 90 डिग्री लीडिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V. फाइन. नाउ अब इसमें मैं I1 के कंपोनेंट्स देख रहा हूँ. तो इसमें एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा I1 का, I1 cos phi 1, एंड रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होगा I1 sin phi 1. सिमिलरली I2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्टिव कंपोनेंट I2 cos phi 2 एंड रिएक्टिव कंपोनेंट I2 sin phi 2. ठीक, तो कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, कंडीशन यही है कि सर्किट विल बी इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ reactive component of RL branch current must be equals to reactive component of RC branch current. ठीक है. नाउ कंसिडर बोथ सर्किट डायग्राम एंड फेजर डायग्राम. सर्किट डायग्राम में करंट I1 किस में फ्लो हो रहा है, RL ब्रांच में. तो उसका जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है, I1 sin phi 1. सिमिलरली I2 करंट किस में फ्लो हो रहा है, R2C ब्रांच में. दैट मीन्स रिएक्टिव कंपोनेंट उसके लिए क्या होगा, I2 sin phi 2. तो जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में कब आएगा, जब I1 sin phi 1 इक्वल्स टू होगा I2 sin phi 2 के, राइट. और अगर मैं करंट I चेक करूं जो फेज में है वोल्टेज V के, ठीक है, बाकी जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनका सम हो जाएगा. दैट मीन्स I मस्ट बी इक्वल्स टू I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2, राइट. बट वी नीड टू फाइंड द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. द कंडीशन इज I1 sin phi 1 इक्वल्स टू I2 sin phi 2. अब मैं यहाँ से चारों क्वांटिटीज फाइंड करूँगा, I1 I2 sin phi 1 sin phi 2, राइट. सो फ्रॉम द सर्किट वी हैव I1 इक्वल्स टू V अपॉन Z1 इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा RL का होल स्क्वायर. ये मैंने XL की जगह रखा है ओमेगा RL. ठीक. एंड वन मोर थिंग, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन अचीव हो रही है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज resonant frequency, that is FR. That's why I am writing here omega RL, right.
from the phasor diagram we have sin phi 1 equals to xl upon z1 equals to omega rl upon under root r1 square plus omega rl का whole square. Now I2 is what? I2 equals to v upon z2 equals to v upon under root r2 square plus 1 upon omega rc का whole square. And sin phi 2 equals to xc upon z2 equals to 1 upon omega rc divided by under root r2 square plus 1 upon omega rc का होल स्क्वायर. मैंने चारों क्वांटिटीज़ फाइंड कर ली, तो रेजोनेंस की कंडीशन में इसको पुट करते हैं, क्या मिलता है, ये एक्सप्रेशन मिलेगी हमें. राइट. नाउ सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट, ओमेगा आर एल अपॉन r1 स्क्वायर प्लस ओमेगा आर एल का होल स्क्वायर equals to 1 upon omega rc divided by r2 square plus 1 upon omega rc का whole square. Then omega rl upon r1 square plus omega r square l square equals to omega rc upon omega r square r2 square c square plus 1. यहाँ पे ओमेगा आर से ओमेगा आर कैंसिल होगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें, एल इंटू ओमेगा आर स्क्वायर r2 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 equals to c into r1 square plus omega r square l square. Then omega r square r2 square c square l plus l equals to c r1 square plus omega r square l square c. यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर की टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ. सो ओमेगा आर स्क्वायर r2 स्क्वायर c स्क्वायर l माइनस ओमेगा आर स्क्वायर l स्क्वायर c इक्वल्स टू सी आर वन स्क्वायर माइनस एल. यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर एल सी कॉमन लिया, देन ओमेगा आर स्क्वायर एल सी इन ब्रैकेट सी आर टू स्क्वायर माइनस एल. दिस इक्वल्स टू सी आर वन स्क्वायर माइनस एल. सो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी आर वन स्क्वायर माइनस एल डिवाइडेड बाई एल सी इंटू सी आर टू स्क्वायर माइनस एल. टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी under root CR1 square minus L divided by CR2 square minus L. And since omega r is equals to 2 pi fr, so fr equals to 1 upon 2 pi root LC under root CR1 square minus L divided by CR2 square minus L. This is the final expression for resonant frequency in case of parallel resonance. Okay, अब इसमें दो केस बनते हैं. पहला केस है जिसमें R2 की वैल्यू 0 होती है, मतलब जो सर्किट होना है वो RL सीरीज सर्किट, उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर. ठीक. सो एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी अंडर रूट सी आर वन स्क्वायर माइनस एल डिवाइडेड बाई 0 माइनस एल. दिस गिव्स यू एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी अंडर रूट 1 माइनस सी आर वन स्क्वायर अपॉन एल. सेकेंड केस क्या है, जब दोनों रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 ज़ीरो होंगे, तब उस केस में एफ आर क्या होगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. दैट मीन्स आइडियल केस में जब इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट होंगे तब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. अब सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है वो हमको फाइंड करनी है. सो फाइंडिंग द करंट एट रेजोनेंस, तो यूजुअल केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें R2 की वैल्यू 0 है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर. तो कंडीशन क्या होगी रेजोनेंस की, I1 साइन फाई 1 इक्वल्स टू I2 साइन फाई 2. और लाइन करंट कितना होता है, I इक्वल्स टू I1 कॉस फाई 1 प्लस I2 कॉस फाई 2. अब मुझे यहाँ पे करंट I फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन. यहाँ से मैं Z1 फाइंड करूँगा. ठीक है, Z1 की एक्सप्रेशन को मैं एक्सपेंड नहीं करने वाला, यहाँ पे सिर्फ इम्पिडेंस की जगह मैं Z1 ही यूज़ करूँगा और यहाँ से Z1 फाइंड करूँगा. राइट. नाउ यू नो I1 इज़ V अपॉन Z1, cos फाई 1 इक्वल्स टू R1 अपॉन Z1, साइन फाई 1 इक्वल्स टू XL अपॉन Z1 इक्वल्स टू 2 पाई FRL अपॉन Z1. एंड करंट I2 इक्वल्स टू V अपॉन Z2 इक्वल्स टू V अपॉन XC इक्वल्स टू V अपॉन 1 बाई 2 पाई FRC इक्वल्स टू 2 पाई FRC इंटू V. राइट. and cos phi 2 equals to R2 upon Z2 equals to 0 upon XC equals to 0. Right. Similarly, sin phi 2 equals to XC upon Z2 equals to XC upon XC
equals to 1. Taking the condition I1 sin phi 1 equals to I2 sin phi 2. Now replacing the values, we get V upon Z1 into 2 pi f RL upon Z1 equals to 2 pi f R CV into 1. Now here 2 pi से 2 pi cancel होगा, FR से FR, V से V. So next we get L upon C equals to Z1 square. ठीक. From here I can find Z1 which is root L by C. अब टोटल करंट की एक्सप्रेशन लिखो, I equals to I1 cos phi 1 plus I2 cos phi 2. This equals to V upon Z1 into R upon Z1 plus 2 pi FR CV into 0 equals to VR1 upon Z1 square. अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, रूट L by C. उसको यहाँ रिप्लेस करेंगे. सो दिस इक्वल्स टू VR1 इंटू C by L, और वी कैन राइट V upon L by CR1. Therefore, net current I equals to V upon L by CR1, where L by CR1 is the effective or equivalent or dynamic impedance at resonance. Now there are 6 important points for parallel resonance. First is net susceptance is 0, that is Z1 equals to root L by C. Second is admittance is equals to conductance, that is Y equals to G. Third point is reactive or wattless component of the line current is 0. Hence circuit power factor is unity. Fourth point is impedance is purely resistive and maximum in magnitude, that is Z equals to L by CR1. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. रेजोनेंस कंडीशन में इम्पिडेंस प्योरली रेजिस्टिव होता है जिसकी वैल्यू है L by CR1. फिफ्थ पॉइंट इज लाइन करंट इज मिनिमम, that is V upon L by CR1 and is in phase with applied voltage V. Sixth point is resonant frequency FR equals to 1 upon 2 pi root LC under root 1 minus CR1 square upon L. Right? Now do you know that parallel resonance को current resonance भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रांचेस के बीच में सर्कुलेटिंग करंट जो ट्रैवल कर रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है लाइन करंट से, इसलिए पैरेलल रेजोनेंस को करंट रेजोनेंस भी बोलते हैं. दूसरा, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो लाइन करंट होती है वो बहुत ही कम वैल्यू का होता है और सर्किट की नेचर में ऑलमोस्ट उसको रिजेक्ट करना होता है. ठीक है, इसलिए उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं. और एक बात और, इंडक्टिव कॉइल जिसका इंडक्टेंस L है उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में कैपेसिटर के साथ, उस सर्किट को बोलते हैं टैंक सर्किट. ठीक. नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस. जैसे हमने सीरीज RLC सर्किट में इम्पिडेंस और रिएक्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया था विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक वैसे ही यहाँ पे कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में जो कंडक्टेंस G है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के, दैट मीन्स G इज़ कांस्टेंट. सो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा. नाउ इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा एल विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ एल. दैट इज इंडक्टिव ससेप्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं BL को. नेक्स्ट इज कैपेसिटिव ससेप्टेंस. BC इक्वल्स टू 2 पाई FC, मतलब BC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक. इसके बाद नेट ससेप्टेंस प्लॉट करना है जिसमें ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L होगा, और ग्राफ होगा हाइपरबोला जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पास हो रहा है, और इस फ्रीक्वेंसी पे एडमिटेंस मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू होगी G. राइट. और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसीज पर चेक करेंगे तो इंडक्टिव ससेप्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है कंडक्टिव ससेप्टेंस से. दैट मीन्स यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा. दैट मीन्स सर्किट इज़ बिहेविंग एज इंडक्टिव सर्किट एंड लाइन करंट लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज V से. और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के राइट साइड की तरफ देखेंगे तो कंडक्टिव ससेप्टेंस ज़्यादा है इंडक्टिव ससेप्टेंस से.
दैट मीन्स सर्किट इज़ कैपेसिटिव और यहाँ पे लाइन करंट लीड करेगा अप्लाइड वोल्टेज V से। ठीक। नेक्स्ट इज रेजोनेंस कर्व। इसमें देखो ये ग्राफ बनाया करंट I का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी F। इसमें रेजिस्टेंस की कम वैल्यू पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ करंट कम होता चलता है और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो करंट भी कंसिडरेबली हाई रहता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू मे स्प्रेड द नॉलेज बाय शेयरिंग द लिंक एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।